नहीं हो रहा। हेलो बच्चों, हेलो सर। हेलो सर। आज जो है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7 हम देखें, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम आज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंथैल्पी के बारे में, देखा था ना। इंथैल्पी क्या था बताओ, क्या ट्रिक था हमारा ट्रिक क्या था इंथैल्पी का? हीट कांटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, HP। हाँ HP, हीट कांटेंट इन द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, HP बोला था हमने। H फॉर क्या हो गया? इंथैल्पी हो जाएगा आपका इंथैल्पी, और P फॉर हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर। ये हमने लास्ट क्लास में। उसके अंदर हमने ये इक्वेशन भी देखा था, H बराबर E प्लस PV, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, ये वाला डेल्टा जब ले लेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा। फिर हमने देखा था कि भैया जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तब क्या होगा, प्रेशर बाहर आ जाएगा इक्वेशन से। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, डेल्टा से वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हमने ये पीवी की जगह पे हमने क्या किया था, एनआरटी पुट कर दिया था। और फिर हमने एक इक्वेशन ये और इसको बोला था कि आप डायरी में नोट कर लेना। नोट कर रहे हो डायरी में? यस सर। ठीक है। फिर हमने ये इसके बाद में ये हमने पढ़ा था डेल्टा एच क्या होता है, हीट कांटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा ई क्या होता है, हीट कांटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमने लास्ट क्लास में देखा, ठीक है। अब आते हैं इंथैल्पी। हाँ वही इंथैल्पी है, फिर से आ गया, ठीक है। अरे वही इक्वेशन हो गया ना, H इज इक्वल टू E प्लस PV। इंथैल्पी क्या है? इट इज ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन डिफाइंड टू स्टडी हीट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन, हीट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। और क्या है? इट इज आल्सो नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर वही बात देखो, बार बार आ रहा है HP यार, सेम सेम, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, हीट चेंज इन ऑल केमिकल रिएक्शन इज स्टडीड एज इंथैल्पी। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट चेंज होगा ना, उसको हम कैसे कैसे स्टडी करेंगे, इज स्टडीड एज इंथैल्पी चेंज। हीट चेंज मतलब तुम पढ़ना इंथैल्पी चेंज, ठीक है। हीट का जो चेंज होगा उसको हम पढ़ेंगे इंथैल्पी चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया था स्टेट 1 से कहाँ चला गया, स्टेट 2 में, तो इंथैल्पी चेंज क्या होगा, हमने पढ़ा ही था लास्ट क्लास में, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में देखा नहीं था, ये वाला। यस सर। ओके, इसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखा हुआ है। तो फाइनल माइनस इनिशियल लो वाले या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाले, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, चलो वही सब चीज है। ये हमने डेल्टा एन निकालना सीखा था। डेल्टा एन 0 होगा तो क्या होगा, ग्रेटर 0 क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा। इससे एक अच्छा क्वेश्चन आज हम करेंगे, आज की क्लास में एक क्वेश्चन इस पे लेंगे। हो गया। फिर ये देखो वही क्वेश्चन है, एनआरटी कर दिए थे ना, एनजीआरटी कर दिए थे। ये कब था, जब फेज चेंज हो रहा है, और ये कब था, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्वेश्चन वही है, डेल्टा एनआरटी। फेज चेंज होगा तो देखो, फेज चेंज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है ना। यस सर। अरे फेज कैसे चेंज होगा, अगर मान लो एक वाटर है, उसको तुमको वेपर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप टेम्परेचर दो। यस सर। तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसलिए देख रहे हो डेल्टा T है लिखा हुआ, फेज चेंज वाले में डेल्टा T। लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जनरली सेमी टेम्परेचर पे होगा। सेमी रूम टेम्परेचर में कोई रिएक्शन तुम क्या करा रहे हो, रूम मतलब लैब में करा रहे हो तो रूम टेम्परेचर पे हो रहा होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट आता है। लेकिन क्या होता है, उसका मोल वगैरह चेंज होता है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मोल चेंज होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा NG कर दो, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात किया था, ठीक है। यस सर। किसी को कुछ नहीं समझ में तो बोलेगा। ये लास्ट क्लास वाला ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। आज का हमारा ये पहला टॉपिक है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जल्दी बताओ सर। जिसको हीट जिसमें हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट रिलीज होता है। क्या एग्जांपल क्या होगा एक्सोथर्मिक का, एग्जांपल बताओ सर। कंबशन रिएक्शन। हाँ कंबशन रिएक्शन। अगर मान लो कुछ किसी चीज को हम क्या कर दें, जला दें, तो ऑब्वियसली बात है जला कार्बन को बर्न कर देंगे।
हाँ, अरे पेपर को जलाओगे तो हीट निकलेगा ना। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो, रिएक्टेंट लिए हो और देखो प्रोडक्ट तो बना ही, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बन रहा है, मतलब हीट निकल रहा है। हीट का बनना मतलब क्या हुआ, हीट का निकलना। ठीक है, अरे समझ रहे, प्रोडक्ट में अगर हीट बन आया तो बताओ हीट निकल रहा है ना। यस सर, यस सर। अगर आपसे कुछ पूछेगा कि बताओ डेल्टा एच क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि हीट निकल रहा है। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, या एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेड। तो फाइनली हीट कम हो रहा है ना, हीट निकल गया, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा इसका वैल्यू निगेटिव आएगा कि नहीं बताओ। यस सर, नेगेटिव आएगा। यस सर। तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो एक तुम्हारा हीट पहले ज्यादा था, ठीक, और आपने जैसे पेपर था, आपने पेपर को जलाया, तो क्या होगा, आपको गर्म लग रहा है, मतलब आप जैसे मान लो कहीं आग जलता है, उसके बगल में जाओगे तो आपको हीट का फीलिंग आएगा कि नहीं, गर्मी लगेगा कि नहीं। यस सर। आएगा ना। तो क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, वो जो रिएक्टेंट था ना उसका हीट कुछ बाहर निकल गया, कुछ उसका हीट बाहर निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर जो हम पेपर जलाएंगे उसमें तो हीट की नीड होगी ना। हीट निकल रहा है ना बाहर से, मतलब उसमें से हीट बाहर निकल गया ना, जो तुम्हारा सब्सटेंस है उसका हीट बाहर निकल गया ना। अरे रिएक्टेंट का रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, देखो लिखा हुआ भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर कंबंशन में तो मतलब कि हीट लगती है ना। नहीं, हीट निकलती है ना। नेट हीट तो रिलीज हो रहा है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहचाने का तरीका है ना, जब उसके बगल में जाओगे तो तुमको मतलब हॉट फील होगा, जब तुमको हॉट होगा, तुमको तुम्हारा हाथ तुमको लगेगा कि तुमको गर्मी महसूस होगा। और एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, रुक जाओ, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है। अरे सुन लो, जिस रिएक्शन को कराने के लिए हीट की नीड होती है वो एंडोथर्मिक हीट की नीड होती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे तुम अगर एक क्लास 9 10th में एक रिएक्शन करते होगे, क्या बेस में तुम, अरे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अरे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानते हो, एसिड बेस डालते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब तुम उस ग्लास को टच करोगे ना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तो क्या हो गया, हीट बाहर निकल रहा है। ठीक है, और लेकिन इंडोथर्मिक जो रिएक्शन होगा ना, वहां पे वो बाहर का हीट वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस रिएक्शन को जब तुम टच करोगे ना, तो तुमको क्या फील होगा, तुमको ठंडा लगेगा, तुम्हारा ग्लास जो होगा वो तुम्हें कूल हो जाएगा। सर अरे ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये आपको एक्सपेरिमेंटली आया है, इसको याद नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये माइनस है। क्या याद रखना है, ये माइनस होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, और कुछ वैल्यू लर्न कर लिए। क्या, ये वैल्यू लर्न कर लिए। क्या बोले, फिर से बोलिएगा। सर ये जो वैल्यू आई है डेल्टा एक्स की, ये मुझे मतलब हमें लर्न करनी पड़ेगी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कोई और बच्चे बोले तो कोमल क्या बोल रही है। सर वो बोल रही थी वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। नहीं, वैल्यू लर्न नहीं करनी है भाई, नहीं, ये वैल्यू क्यों याद करोगे, तुमको बस यही ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक निगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक निगेटिव होता है। ठीक है, बाकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं याद करना, वैल्यू क्यों याद करोगे उसका। देखो इन जनरल एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, देखो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या बदल गया प्रोडक्ट में, और साथ में क्या बना, हीट। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, कार्बन को O2 C प्लस हाफ O2 CO बना। यहाँ पे देखो डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आ गया ना, तो जैसे ही डेल्टा एच का वैल्यू आपको निगेटिव दिखा, इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखना, और
आर दोज केमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी, जिसमें एनर्जी रिलीज होगा वो क्या, उसका क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो एक्सोथर्मिक समझ में आया? यस सर। यस सर। हीट बाहर निकले, जिस रिएक्शन को कराने पे तुम अगर टच करोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जल्दी बताओ सर जिसमें हीट एब्जॉर्ब कराने के लिए हम हीट देंगे, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए। इसका एक एग्जांपल बताओ, इसका एक एग्जांपल कोई बता सकता है? सर दिस इज जब हम CaCO3 को हम हीट देंगे तो वो टूटेगी। नहीं, एंडोथर्मिक में हाँ हीट दोगे तो इवेपोरेशन सर, डिसोसिएशन रिएक्शन। यस प्रियंका, प्रिया सही बोले, हाँ डिसोसिएशन, हाँ वो भी हो जाएगा। देखो इवेपोरेशन, जैसे अगर मान लो एक वाटर है, क्या वो वाटर अपने आप उड़ जाएगा? नो सर, नहीं, उसको आप क्या करोगे, हीट की जरूरत पड़ेगी। उसको हीट दोगे तब वो क्या होगा, वेपर बनके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, आप हीट दे रहे हो तब रिएक्शन हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए, आपको हीट देना पड़े। देखो रिएक्टेंट साइड में हीट दियो, चूंकि तुम हीट दे रहे हो तो बताओ रिएक्टेंट का हीट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। हीट इंक्रीज कर रहा है, इसलिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा एच क्या होगा भाई, पॉजिटिव। और एंडोथर्मिक का एग्जांपल ये भी हो जाएगा, जैसे आइस क्यूब को तुम हीट दोगे तो आइस मेल्ट हो जाएगा। और क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे इन्होंने बोला कि फिर पानी को तुम इवेपोरेट कर दो, ठीक है। तो जहां आपको हीट देना होगा ना, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। देखो यहाँ पे ये है N2 और हाफ O2, क्या बना, NO एक गैस बना, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेल्टा, इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या है, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वैल्यू याद नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है। यस सर। उसके बाद में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तुमको पहले से ही पता होगा यस सर। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंथैल्पी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल रिएक्शन एंड इज समटाइम्स कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। और इंथैल्पी का चेंज जो होगा वो उसको हम कभी कभी क्या बोलेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलेंगे। इसके देखो अब हम पढ़ेंगे ना कुछ हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जैसे कि कंबशन रिएक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये सारे कुछ हीट के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास पूरी थ्योरेटिकल है और आसान भी है लेक्चर। हमारा पहला जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन है। क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? सर हीट कैसे फॉर्म होती है? हीट कैसे फॉर्म होती है? हीट तो तुम ऐसे ही फॉर्म कर सकते हो, किसी चीज को आग लगा दो। नहीं, इतना ये नहीं, इतना सिंपल डेफिनेशन नहीं। और कोई हंसी का बता सकते हो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? नहीं। चलो इधर देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब 1 मोल कंपाउंड, कितना मोल भाई? 1 मोल, ये ध्यान रखना, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म। कोई कंपाउंड 1 मोल फॉर्म करेगा ना, तो जो हीट का चेंज होगा ना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसको बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड यहाँ पे इसलिए वर्ड लग गया ना, क्योंकि जो तुम्हारा जो ये 1 मोल कंपाउंड बन रहा है ना, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है। जैसे आप पढ़ोगे कार्बन जो है हमारे नीचे में किस स्टेट में पाया जाता है, ये स्टैंडर्ड स्टेट को थोड़ा समझ लेना, फिर से हम आते हैं वहां हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो कार्बन जो है नेचर में आपके ग्राफाइट के फॉर्म में, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? ग्राफाइट, ठीक है। ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट है ब्रोमीन लिक्विड। सल्फर का रोम्बिक। उसके बाद में Cl2 का गैस। N2 है आपकी गैस। अच्छा, नेचर में N2 कैसे मिलता है? गैस के फॉर्म में मिलता है कि नहीं? यस सर। ऑक्सीजन कैसे आपको मिलेगा? गैस के फॉर्म में। आयोडीन सॉलिड। हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन कैसे अवेलेबल है? गैस के फॉर्म में। तो जो नेचुरल स्टेट में जो जिस फॉर्म में पाया जाता है ना, वो उसका कहलाएगा स्टैंडर्ड स्टेट। क्या बोलेगा?
स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ना, अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन को अगर हम 25 डिग्री से, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर, अरे आरटीपी के कंडीशन, रूम टेम्परेचर प्रेशर, रूम में कितना टेम्परेचर 25, प्रेशर कितना 1 atm, तो आरटीपी पे, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे जो जिस मतलब स्टेट में रहेगा ना, वही उसका स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन 25 डिग्री सेल्सियस, आपको भी पता है क्या रहेगा, गैस रहेगा। तो ऑक्सीजन का कौन सा फॉर्म लेना है, गैसियस फॉर्म, लिक्विड नहीं, सॉलिड नहीं चलेगा। नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म लेना है, गैसियस फॉर्म, नाइट्रोजन का गैसियस फॉर्म। याद रखना है, ब्रोमीन का लेना है लिक्विड, आयोडीन का लेना है सल्फर। अरे तुमको हमने तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था ना, देखो फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई एंटी, याद है? यस सर। फिर कल बाहर आई एंटी। देखो फ्लोरीन क्या था, फ्लोरीन का साइज छोटा हो रहा है तो फ्लोरीन क्या होगा, अरे फ्लोरीन तुम्हारा गैस हो जाएगा ना। यस सर। और क्लोरीन तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन का थोड़ा साइज तो लिक्विड हो जाएगा। नहीं, क्लोरीन भी गैस होगा, अरे ब्रोमीन। यस सर, गैस होगा। हाँ, ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन क्या होगा, लिक्विड। और ये क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा सॉलिड। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। ये इसके क्या है, आयोडीन का स्टैंडर्ड स्टेट कोई पूछेगा क्या है, सॉलिड। क्या है, सॉलिड। अरे नहीं समझ में, फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में। स्टैंडर्ड स्टेट वो स्टेट होगा जिस फॉर्म में वो नेचर में अवेलेबल है। आसान भाषा में बोले, जिस फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है। आप जब आपसे कोई पूछेगा ऑक्सीजन बताओ नेचर में किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो तुम क्या बोलोगे, गैस के फॉर्म में। यस सर, गैस के फॉर्म में। और नेचर में इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेचर में क्या टेम्परेचर, क्या है, रूम टेम्परेचर प्रेशर है 25 डिग्री सेल्सियस है और 1 atm प्रेशर। तो जिस फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है वो उसका कहलाएगा स्टैंडर्ड स्टेट। क्लोरीन जो है नेचर में अवेलेबल है, ये आपको याद रखनी है। फ्लोरीन गैस के फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैस के फॉर्म में, ब्रोमीन होता है लिक्विड के फॉर्म में, आयोडीन होता है सॉलिड के फॉर्म में। और ये इसका क्या है, नेचुरल स्टेट है। ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट। कार्बन जो है नेचर में अवेलेबल है ग्रेफाइट के फॉर्म में, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगा। उसके बाद में ग्रेफाइट जानते हो ना, वो पेंसिल के अंदर रहता है। यस सर। तुम्हारा सल्फर हो गया रोम्बिक, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है फॉस्फोरस जो होता है व्हाइट, फॉस्फोरस का व्हाइट फॉस्फोरस जो है, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगा। देखो फॉस्फोरस के यहाँ पे एक रेड फॉस्फोरस और एक व्हाइट फॉस्फोरस है। सर तुम चाहो तो पढ़ भी सकते हो यहाँ पे। हाँ बोलो सर, जैसे कि हम लोग ब्रोमीन इन सब का जो है सॉलिड लिक्विड गैस में लिखते हैं, तो कार्बन का ग्रेफाइट क्यों लिखते हैं और सल्फर का रोम्बिक क्यों? अरे वो उस फॉर्म में पाया जाता है ना, स्टेबल, वो उसका स्टेबल फॉर्म होता है, ठीक है, उसी फॉर्म में आपको अवेलेबल है। अरे ठीक है भाई। यस देखो ये जो है ना, हालांकि फोस्फोरस में देखना यहाँ पे क्या कर दिया है, देख रहे हो, एक्सेप्शन के तौर पे दिया हुआ है कि रेड फोस्फोरस जो होता है वो मोर स्टेबल होता है देन व्हाइट फोस्फोरस। रेड फोस्फोरस जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू व्हाइट फोस्फोरस के। फिर भी जो है हम व्हाइट को ही क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट मान रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एज ए एक्सेप्शन डाल दिया गया। व्हाइट फोस्फोरस क्या होता है, रेड फोस्फोरस क्या होता है, तो उसको आप एक बार चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में, इसके बारे में, व्हाइट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस। यहाँ पे सर व्हाइट फॉस्फोरस को हम स्टैंडर्ड स्टेट में क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्चुअली इसका जो होता है ना डेल्टा एच जीरो, अभी हम आ ही रहे हैं, आपके क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। देखो डेल्टा एच जो होता है ना, जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है ना, उनका वैल्यू 0 होता है। तो ये सब ये सारे डाटा एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि व्हाइट फॉस्फोरस का जो होता है ना डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। देखो आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से ना डेल्टा एच एफ जो होता है किसका, अगर कोई स्टेबल एलिमेंट रहेगा, एक स्टेबल एलिमेंट रहे या मॉलिक्यूल रहे, क्या रहे, स्टेबल, तो उनका डेल्टा एच का चेंज क्या होगा, 0। क्या होगा भैया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एच। देखो क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है ना, यस सर। इंथैल्पी का चेंज क्या है, 0। H2 का इंथैल्पी का चेंज होगा 0। O2 देखो गैस के फॉर्म में, देख रहे हो सारे गैस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, तो लिक्विड के फॉर्म में तब 0, आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में तब 0।
अगर आयोडीन सॉलिड की जगह पे तुम गैस ले लोगे तो वहां पे जीरो नहीं होगा, वहां पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। यस सर। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड स्टेट वहां पे लेते हैं फास्फोरस व्हाइट को। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका जो होता है इंथैल्पी का चेंज होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो, ठीक है भाई, जीरो होता है, ठीक है। तो यही देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या है, ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज इंथैल्पी चेंज। अच्छा ये याद दे रखना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमेशा जो प्रोडक्ट बनाओगे ना, 1 मोल बनाओगे। कितना मोल बनाओगे? देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना मोल बना है? 1 मोल बना है ना? यस सर। यस सर। हाँ ये जो है, ओके, फोन वगैरह रिचार्ज बोल रहे, चार्ज करके बैठा कीजिए नंदिनी, नहीं तो चार्ज में लगा के क्लास को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। सर लाइट नहीं आई ना। लाइट नहीं आ रही है, ओ फिर तो इशू हो गया ना। अच्छा देखिए कब तक आपकी चार्ज चलती है, ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ये कर दूंगा बाद में। चलो ये जो है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट कितना मोल बना है? 1 मोल बना है, याद रखना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन में जो होता है प्रोडक्ट जो होगा 1 मोल बनेगा। क्योंकि हम इसको क्या बोले, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो स्टैंडर्ड का नाम से आपको क्या लग रहा है? स्टैंडर्ड स्टेट से बनना चाहिए। अभी हमने पढ़ा ना, कार्बन किस फॉर्म में है? स्टेबल ग्रेफाइट के फॉर्म में। ग्रेफाइट के फॉर्म में। इसका क्या होता है? डेल्टा एच जीरो होता है। और हाइड्रोजन का भी गैस के जीरो होगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। और देखो दोनों मिलके क्या बना? एक ये इसको मीथेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन। तो ये कितना मोल मीथेन बना? 1 मोल बना। 1 मोल बन रहा है अपने स्टैंडर्ड स्टेट से। तो क्या कहलाएगा? ये जो हीट का चेंज हुआ, ये डेल्टा एच जो हुआ, इसको बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। और ये जो जीरो दिखा दिया है ना ऊपर, ये बताता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया? ये वैल्यू डाटा आपको याद नहीं रखनी है, माइनस प्लस भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। बस ये याद रखना आपको, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या बनेगा? 1 मोल कंपाउंड बनेगा अपने स्टैंडर्ड स्टेट से। अपने स्टैंडर्ड स्टेट से 1 मोल का फॉर्मेशन होगा। देखो लिखा हुआ ना, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल, कितना? 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अपने स्टैंडर्ड स्टेट से 1 मोल का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं? तो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन, ठीक है, और एफ फॉर फॉर्मेशन। और ये क्या हो सकता है? इसका वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका साइन याद नहीं रखना है। ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक है। यस सर। तो ये डाटा वाटा कुछ नहीं याद करना है, ओके। ये सब कुछ नहीं याद करना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि देखो प्रोडक्ट क्या 1 मोल बना है? हाँ भाई प्रोडक्ट 1 मोल बना। क्या यहाँ प्रोडक्ट 1 मोल बना है? हाँ बना है। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट, हाँ ग्राफाइट है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट, हाँ गैस है। आयोडीन का सॉलिड है, ठीक है। हाइड्रोजन का गैस है। तो अपने स्टैंडर्ड स्टेट से 1 मोल का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। ये जो इंथैल्पी का चेंज होगा ना, एक्चुअली ये क्या है? इंथैल्पी का चेंज ही है, लेकिन इस इंथैल्पी के चेंज को एक नया नाम दे दिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अरे कुछ नहीं है, वही डेल्टा एच है जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, इंथैल्पी का चेंज, हीट का चेंज। बस उस हीट को हम एक नया नाम दे दिए, इंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। यस सर। अब आते हैं हमारे अगले पे। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है ऑफ मीथेन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर दे दिया हुआ है। What will be the heat of formation at constant volume? Constant volume पूछ रहा है, यानी कि डेल्टा ई पूछ रहा है ना? यस सर। याद है ना? इवनिंग हमने बोला था ना, इवनिंग, यानी जब भी हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेगा तो क्या बोलोगे? डेल्टा ई। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। हाँ भाई क्वेश्चन में दे दिया, ये क्या है? डेल्टा एच दिया हुआ है। टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन में दे ही दिया, ये क्या है? टेम्परेचर है। डेल्टा ई का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। आर आपको पता ही है कांस्टेंट होता है, वैसे आर का भी वैल्यू दे दिया है। टी भी दे ही, टी आपको दिया ही हुआ है। अगर डेल्टा एनजी आप बता दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना? यस सर। लेकिन डेल्टा एनजी के बारे में ये इसने रिएक्शन ही नहीं दिया है, इसने एक वर्ड दिया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यानी कि क्या बना रहा है? मीथेन बना रहा है। तो आपको ही पता है मीथेन क्या होता है? CH4। यस। तो इधर को यहाँ पे देखो रिएक्शन आपको खुद से लिखना होगा। अब ये CH4 बना है, अब ये किससे बना होगा?
चूंकि ये दिया हुआ है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि ये कार्बन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन गैस से बना होगा। कार्बन ग्रेफाइट से बना होगा। यस सर। यस। और क्या बना होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस से बना होगा। और फिर इसको चूंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और तुम इसका डेल्टा एन नहीं निकाल लोगे अब। अरे बोलो Yes, यस सर निकाल लेंगे। यस सर। तो यही वाला रिएक्शन था ना, यही वाला रिएक्शन। कार्बन ग्रेफाइट से H2 गैस और फिर CH4 गैस। तो ये आपको कैसे पता चला कि ये कार्बन को ग्रेफाइट, यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट लेना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे ही फॉर्मेशन दिया तो इसका मतलब क्या है? कार्बन ग्रेफाइट। अच्छा बताओ, कार्बन ग्रेफाइट तो सॉलिड होता है ना? यस सर। यस सर। और हाइड्रोजन गैस है और ये भी आपका गैस है। तो डेल्टा एनजी में तुम इसको तो इग्नोर करोगे। यस सर। तो डेल्टा एनजी निकालोगे तो किसको लोगे? हमेशा गैस को लेते हैं। तो 1 - 2 यानी कि -1। तो डेल्टा एन का वैल्यू आ ही गया तो डेल्टा एच नहीं निकल जाएगा। यस सर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना, ठीक है। कुछ नहीं किया हुआ, देखो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रिएक्शन दिया हुआ है, देखो सारे स्टैंडर्ड स्टेट में देख रहे हो, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, HCl गैस। सर आर की वैल्यू क्या लेंगे? आर की वैल्यू कौन से क्वेश्चन, पिछले वाले में कि अभी में? तो पहले वाले में। उसमें तो दिया ही हुआ था, क्वेश्चन में ही दे दिया था ना आर का वैल्यू। आर की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे दिया था ना, 8.314। सर आर तो रेड होता है ना, दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं। अरे देखो, जिसमें आर का वैल्यू लोगे ना तो डेल्टा ई भी उसी यूनिट में आएगा। अगर जूल में लोगे तो क्या होगा? डेल्टा एच और डेल्टा ई जूल में। एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा किलो जूल में है ना डेल्टा एच, तो इसलिए आर का ही वैल्यू आपको किलो जूल में लेना होगा, यानी कि इसको 1000 से आपको डिवाइड कर देना होगा ताकि सेम यूनिट में जाए। और डेल्टा ई का भी कौन सा यूनिट आएगा? वो किलो जूल में ही आएगा, सेम यूनिट रहेगा, ठीक है। सर हर क्वेश्चन में आर दिया होगा? नहीं है आर, हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आर का। अरे इतने जल्दी भूल जाते हो? आर बोला भी था, डायरी में नोट कर लेना। आर का वैल्यू एक तो होता है 2 कैलोरी, ठीक बोला था। कैलोरी में लोगे तो 2 कैलोरी लोगे, कैलोरी में लोगे तो, और क्या बोले, अगर आप जूल में लोगे तो 25 डिवाइड करना है। ये हम कब लेते हैं? जब जूल में लेते हैं। लेकिन किलो जूल में लोगे तो क्या करोगे? इसको 1000 से डिवाइड करना। 1000 से डिवाइड। यस सर। ये तो हमने लास्ट क्लास में बताया था। चलो इधर देखते हैं। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मतलब लिक्विड में होता है ना? HCl गैस। हाल आपके पास जो अवेलेबल है वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जो बनेगा ना ये गैस के फॉर्म में बनेगा। आप लोग जो यूज करते हो लैब वगैरह में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। देखो H2 गैस, Cl2 गैस और ये HCl गैस बना, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपको डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। ये ध्यान रखना, जब भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अगर फॉर्मूला यूज करोगे ना तो ये जो कोफिशिएंट होता है ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आज की क्लास में ये पढ़ेंगे आगे चल के अगर टाइम मिला तो, कि कोई भी रिएक्शन है अगर मान लो A प्लस B बन के C बन रहा है और यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू क्या है? X है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये डेल्टा एच का वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। क्योंकि हीट क्या होता है, ये डिपेंड करता है अमाउंट पे। ये पता है ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इसी का सर एक्सटेंसिव होता है। तो ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 4 से करोगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हाफ से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो डेल्टा एच अगर तुम निकालोगे तो तुमको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो यहाँ पे देख रहे हो, हाफ और हाफ से मल्टीप्लाई। सर अगर दोनों में डिफरेंट नंबर से कराओ तो किससे करेंगे? सर अगर जैसे यहाँ दोनों हाफ हाफ से करा हुआ है, एक को 2 से एक को हाफ से किया तो तुम किससे मल्टीप्लाई करते हो? क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा कोमल आज आपको।
क्या बोल रही है कोमल, कोई बताएगा दूसरा बच्चा? सर ये बोल रही है कि जैसे इसने तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, कि अगर दूसरे नंबर से एक दूसरे को नंबर हाफ से एक को टू नहीं से तो करते तो अरे जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसी से करना ना। देखो नहीं देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो हाइड्रोजन को हाफ से किया इसलिए हाइड्रोजन के आगे हाफ किए, क्लोरीन को हाफ से किया इसलिए क्लोरीन को हाफ से किए थे। ठीक है, अरे देखो ना सेम सेम कर देंगे, और नहीं होगा तो एलसीएम लेके तुम कॉमन कर देना। क्या हो गया? अरे देखो इधर से, अरे सुनो सुनो इधर देखो, डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था ना, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, यही था ना। अब देखना ये प्रोडक्ट तो तुम्हारा HCl है, प्रोडक्ट तो तुम्हारा HCl, तो हम इसको HCl नहीं लिखती है, H ऑफ HCl। ठीक है, H ऑफ HCl माइनस रिएक्टेंट में तुम्हारा दो इंसान है, एक H2 है एक Cl2 है, तो आप क्या लिखोगे? H ऑफ H2 माइन और प्लस करोगे H ऑफ Cl2, यही लिखोगे ना? यस सर। ये H फॉर इंथैल्पी क्या है? ये इंथैल्पी है, और ये भी H क्या है? ये भी इंथैल्पी है। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये दोनों के आगे हाफ लिखा हुआ है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे? यस सर, हाफ से करेंगे। लेकिन एक और चीज देखना इधर, ये क्या है? गैस। ये क्या है? गैस। अभी हमने पढ़ा था ना, गैस रहेगा हाइड्रोजन नेचर में गैस फॉर्म में, क्लोरीन गैस फॉर्म में, तो जिनका गैस रहेगा उसका इंथैल्पी तो जीरो होता है। यस सर, हमने पढ़ा था ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगा? यस सर। अभी हमने जस्ट नेचुरल स्टेट में जो रहेगा उसका वो वैल्यू दिया रहता है, उसको जीरो ले लो। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू हमने जीरो ले लिया, देखो जीरो ले लिया ना, तो बताओ ये वाले वैल्यू क्या हो गए? जीरो हो गए। अरे क्लास के बाद मैं खुद ही अटेंडेंस ले लूंगा पावन, ठीक है पावन, यानी कि सर यहाँ अगर लिक्विड होता या सॉलिड होता तो वो जीरो नहीं होता? तब जीरो नहीं लेते। ठीक है, तभी तो आप बोल रहे थे ना कि HCl सर यहाँ पे गैस दिया हुआ है, HCl तो लिक्विड में होता है, तो देखो यहाँ पे लिक्विड में होता है, तभी तो यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो नहीं लिए। यस सर, यस सर। हाँ, तो देखो ये गैस था, तो देखो इसका वैल्यू जीरो हो गया, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो H जीरो हो गया, तो डेल्टा H जो हुआ, चेंज इन डेल्टा H क्या हो गया? यहाँ पे डेल्टा H HCl। ठीक है, यस सर। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है? हिज द इंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ, देखो ये क्या है? ये आपका इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का इंथैल्पी है, ये आपका क्या है? कंपाउंड का इंथैल्पी निकाल रहा है ना, डेल्टा H ही निकाल रहा है ना, तो क्या है? हिज द इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों बोले? क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है ऑफ द कंपाउंड, और इंथैल्पी ऑफ ए कंपाउंड इज ऑफन टेकन एज, क्या हो जाएगा भैया? एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आसान भाषा में बोले तो ये वाला पॉइंट ध्यान रख लो, कोई सी भी कंपाउंड का इंथैल्पी अगर पूछेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो उसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा। किसी भी कंपाउंड का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए कंपाउंड एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसका इंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता है, क्योंकि बाकी तो जीरो ही हो जा रहे थे। हीट ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट, हमने अभी प्रूव किया ना ये वाली बात है। ठीक है, यस सर। अब वो बाकी लोग जीरो हो जाएंगे। तो ये था देखो इस टॉपिक में जो है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपको बस क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोडक्ट 1 मोल बनता है। प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा? जब बनेगा तो 1 मोल ही बनेगा। ठीक है, क्या याद रखो, ध्यान रखोगे? प्रोडक्ट 1 मोल बनेगा। हाँ 1 मोल बनेगा, प्रोडक्ट आपका 1 मोल, प्रोडक्ट आपका 1 मोल बनेगा। और क्या ध्यान रखोगे कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा होगा ना वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट से बनेगा। किससे बन रहा होगा? स्टैंडर्ड स्टेट से बनेगा। ये 2 पॉइंट आप भूलना मत, ये आपके लिए सबसे ज्यादा। और हाँ एक तीसरा पॉइंट, एक सेकंड में बात करूँ, तो तीसरा पॉइंट ये कि ये जो स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा तो उनका वैल्यू जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। हाँ, उसका इंथैल्पी क्या होगा? जीरो। हाँ बोलिए सर। मेरा वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप मेरे प्रेजेंट लगा देना। हाँ मैंने मैसेज आपको पढ़ा था। ठीक है, ओके सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा आता है
स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या था, एक मोल प्रोडक्ट बन रहा था, एक मोल प्रोडक्ट आपका बन रहा था ना, लेकिन इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन में क्या होगा ना, एक मोल को तुम जलाओगे, एक मोल को आप क्या करोगे, बर्न करोगे, तो क्या होगा, द हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न। यानी कि एक मोल किसी सब्सटेंस को अगर तुम पूरी तरह से जलाओगे ना, तो जो हीट निकलेगा ना उसको क्या बोलेंगे, उस हीट को बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब होता ही है जलाना। तो कंबशन में क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है उसमें एक मोल प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ पे एक मोल को रिएक्टेंट एक मोल लेना है। दोनों में ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट को एक मोल लेना है। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, एक मोल है कि नहीं, ये कार्बन है, एक मोल है ना। देखो इसको कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये तो कंबशन करा रहे हो, इसको नहीं कंसीडर करना। ये देखो रिएक्टेंट आपका ये आपका रिएक्टेंट है, ये तो तुम जला रहे हो ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कंबशन क्या होता है, अरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। तो ये एक मोल है, ये भी एक मोल है। तो एक मोल किसी सब्सटेंस को अगर जो जलाओगे, जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, तो हाँ भाई प्रोडक्ट बनेगा, उसके साथ में जो कुछ हीट निकलेगा, और कुछ हीट निकलेगा ना, तो हीट निकलेगा तो क्या होगा, हीट का चेंज होगा। क्योंकि हीट निकला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ऑब्वियस बात है ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, एक्सोथर्मिक है तो माइनस आएगा। तो जो हीट का चेंज होगा, ठीक है, हीट का चेंज हो गया, तो हीट क्या हो रहा है, कम हो गया ना। यस सर। और ये जो हीट रिलीज होगा, इसी हीट को बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन, सी फॉर कंबशन, हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का एक मोल को तुम जब जलाओगे, किसमें, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, तो जो हीट निकलेगा ना उसी को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अरे बोलो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे। अरे यार तुम नेट सब फिनिश हो जा रहा है, क्या किए, ज्यादा रील्स देख रहे हो क्या? नो सर, आज केमिस्ट्री फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर देखे थे। चल लेक्चर देखे थे, इसको ना ये रिकॉर्डिंग वगैरह जब जाते हो ना, तो आप कहीं जाओ तो वाईफाई से कोशिश करो अब ये डाउनलोड कर लेने का, ठीक है? ओके सर। हाँ, नहीं तो फिर तुम्हारा डाटा वैसे ही खत्म होते रहेगा। कहीं जाओ किसी के यहाँ तो वाईफाई लेके डाउनलोड कर लो। देखो हीट ऑफ कंबशन में क्या होता है, एक मोल को जलाना है। कितने मोल को जलाना है, एक मोल को। तो एक मोल को जलाओगे ना, बर्न करोगे, तो जो हीट निकलेगा उसे बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, अरे यस सर, यस सर, यस सर। हो गया हीट ऑफ कंबशन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हीट ऑफ डिसोसिएशन। हीट, देखो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इंथैल्पी। देखो चेंज इन इंथैल्पी जो हम पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, उसका कुछ नाम देते रहे है, वो इंथैल्पी ही है। इंथैल्पी मतलब क्या है भाई, डेल्टा एच। हम क्या करते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकालते थे। इंथैल्पी है, लेकिन इंथैल्पी को कुछ स्पेशल नाम देते रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हीट ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना। यस सर, ब्रेक होना का मतलब होता है। तो क्या हो रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। किसी का एक मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने में जो आप हीट दोगे, तो वो हीट जो होगा, हीट, अरे हीट दोगे तो हीट बढ़ेगा। यस सर, बढ़ेगा ना। यस, ठीक है, हीट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हीट का चेंज होगा उसी को बोलोगे, क्या बोलोगे, हीट ऑफ डिसोसिएशन। हीट का जो चेंज होगा उसको बोलेंगे हीट ऑफ डिसोसिएशन। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड। एक मोल, देखो यहाँ पे देख रहे हो, एक मोल है ना, H2 क्या है, एक मोल है, C2 क्या है, ये भी एक मोल है। ठीक है, याद रखना, केवल अभी तक हमने केवल फॉर्मेशन में एक मोल प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन बाकी सभी में एक मोल रिएक्टेंट को एक मोल ले रहे हैं। कंबशन में भी रिएक्टेंट एक मोल लिए थे ना, यस यस, एक मोल ही पेपर को जला रहे थे ना। यहाँ पे भी देखो रिएक्टेंट एक मोल है। एक मोल रिएक्टेंट को अगर उसको बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को क्या बोलोगे, हीट ऑफ डिसोसिएशन। हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किस लिए, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए। क्या तोड़ना है, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड का एक मोल तोड़ने में जो तुम हीट दोगे,
ठीक है, इनटू गैसियस। अच्छा ये देखो, ये गैसियस एटम में फॉर्म टूटा है कि नहीं बताओ? यस सर। तो वो जो हीट तुम दे रहे हो उसे बोलोगे, उस हीट को बोलोगे हीट ऑफ डिसोसिएशन, और जो तुम्हारा हीट का चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच, हीट ऑफ डिसोसिएशन का चेंज। देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? एक मोल किसी कंपाउंड को, ठीक है, 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड को तोड़ने में जो हीट तुम दोगे ना, देखो जो हीट दोगे तो वो जो हीट होगा उसी को बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो आप एनर्जी दोगे उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे हीट ऑफ डिसोसिएशन। तोड़ दिया ना, देखो ये H और H को बॉन्ड को तोड़ दिया, ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दिया गया, देख रहे हो, 2 H बन गया, 2 C बन गया, और ये जो बनेगा ना ये हमेशा गैसियस फॉर्म में बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? गैसियस। आया समझ में? सर हीट ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल रिएक्टेंट था ना? हीट ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल प्रोडक्ट था, बाकी सब में 1 मोल रिएक्टेंट। फॉर्मेशन में एक, देखो नाम में था क्या? फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन में 1 मोल को बनाना है, वहां पे 1 मोल बन रहा था, केवल फॉर्मेशन। यानी पहला वाला था ना हीट ऑफ फॉर्मेशन, देखो 1 मोल बन रहा था। हमने मीथेन वाला एग्जांपल दिखा था ना, ये वाला 1 मोल बन रहा था प्रोडक्ट। लेकिन अगर रिएक्टेंट तुम देख रहे हो तो क्या होगा? 2 1 3 मोल हो गया था ना रिएक्टेंट। तो फॉर्मेशन में रिएक्टेंट नहीं, फॉर्मेशन में जो फॉर्म करेगा उसका देखेंगे क्या फॉर्म किया, ठीक है, जो फॉर्म किया उसका देखेंगे। बाकी लोग में रिएक्टेंट ले रहे हैं। कंबशन में क्या था? कंबशन में आप 1 मोल को जला रहे हो, 1 मोल को जला रहे हो। डिसोसिएशन में क्या था? 1 मोल को तुम ब्रेक कर रहे हो, 1 मोल को तोड़ रहे हो। हाँ, उसके बाद में अगला हमारा आ जाएगा, क्या आएगा भाई? डिसोसिएशन में 1 मोल को तोड़ रहे हो, उसके बाद में हीट ऑफ फेज चेंज। ये बहुत आसान है, यहाँ पे भी देखना 1 मोल रिएक्टेंट देखना 1 मोल है कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। 1 मोल का तुमको फेज चेंज करना है। फेज चेंज जैसे देख रहे हो यहाँ पे, देखो सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, सॉलिड से गैस हो गया, फेज चेंज हो रहा है कि नहीं? यस सर। फेज बदल रहा है। यस सर। लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस। हाँ भाई, फेज चेंज हुआ। तो हीट ऑफ फेज चेंज, इसलिए इसका नाम है, नाम भी है फेज चेंज। तो हीट ऑफ फेज चेंज क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज। आपको क्या करना है? फेज बदलना है। किसका? किसी सब्सटेंस का, किसी सब्सटेंस का आपको फेज चेंज करना है अंडर पार्टिकुलर कंडीशन फॉर द फेज चेंज। देखो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड तुम कन्वर्ट किए, फेज चेंज के, पानी को सॉलिड से लिक्विड, क्योंकि 1 मोल है तो इसको बोलेंगे हीट ऑफ फेज चेंज। क्या होगा? हीट ऑफ फेज चेंज। अरे तुम पानी मतलब पानी सॉलिड मतलब समझे? आइस, आइस को अगर वाटर बनाने के लिए, लिक्विड मतलब वाटर, आपको हीट देना होगा ना? यस सर। हीट देना होगा। तो हीट दोगे तो हीट का चेंज होगा। हाँ भाई, हीट का चेंज होगा। तो वो जो हीट का चेंज होगा ना उसको बोलोगे, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बनना है ना, तो इसको बोलोगे हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलोगे? एक तो फेज चेंज हो गया, वो जनरल टर्म हो गया, लेकिन इसको और स्पेसिफाई करोगे तो क्या हो गया? हीट ऑफ फ्यूजन। आपको पता है ना, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड से गैस होगा तो वेपोराइजेशन हो जाएगा, और सॉलिड से गैस होगा तो सब्लिमेशन होगा। तो यही तुम्हारा क्या हो गया? 3 तरह के हीट ऑफ फेज चेंज हो गया। हीट ऑफ फेज चेंज में क्या होता है? फेज बदलता है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस फिर सॉलिड गैस में, और जो हीट का चेंज होगा वो क्या होगा? हीट ऑफ फेज चेंज। ठीक है? यस सर। ओके, फिर यहाँ पे देख रहे हो डेल्टा फ्यूजन मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल। 1 मोल को मेल्ट करने में जो आप हीट दोगे ना उसी को कहोगे हीट ऑफ फ्यूजन। फिर यहाँ पे वेपोराइजेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज, कितना? 1 मोल को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ वो तो सब में रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। देखो सब्लिमेशन में क्या था? इसमें भी वही होगा ना, 1 मोल को क्या करना है? 1 मोल को कन्वर्ट करना है किसमें? सॉलिड से डायरेक्ट गैस। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस। वेपोराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस। और फ्यूजन में क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड।
और सब में हमेशा रिएक्टेंट कितना रहना चाहिए, 1 मोल रहना चाहिए। वो जो हीट होगा उसे बोलेंगे हीट ऑफ फेज चेंज, और उसको स्पेसिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, यस सर। यस सर। अब आता है हीट ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन, so it is the amount of energy required to break the bond in a molecule into gaseous atom। मतलब जो तुम्हारे जो बॉन्ड होंगे ना उसको गैसियस एटम में तोड़ देना है। किसमें तोड़ना है भाई, गैसियस एटम में। देखो यहाँ पे गैस के एटम में टूटा है क्या, यस सर। सभी के सभी गैस के एटम में टूट गए। यस। तो गैस हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को तोड़ने में, इस बॉन्ड को तोड़ने में जो आप हीट दोगे और जो बॉन्ड टूट के जो बनेगा ना, तो क्या बनेगा, वो इसको आपको एटम में तोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम सॉलिड है, इसको हम हीट देके सोडियम गैस में कन्वर्ट कर दो। तो जो ये हीट दिए हो ना, क्योंकि सोडियम क्या है, एक एटम है, तो यहाँ पे आपको हीट दोगे ना, तो जो इन हीट दोगे तो वो कहलाएगा आपका हीट ऑफ एटोमाइजेशन। और जो एनर्जी का चेंज होगा, हीट का चेंज होगा, वो क्या होगा, चेंज इन हीट ऑफ एटोमाइजेशन। यही इंथैल्पी है ना भाई, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का होगा। अरे बोलो। यस सर। तो एटोमाइजेशन क्या होगा, उसको एटम में तोड़ दो, एटम में तोड़ दो, और कितना, एक को देखो यहाँ पे रिएक्टेंट देख रहे हो, 1 मोल है, देखो 1 मोल 1 मोल 1 मोल टू ब्रेक द बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इनटू गैसियस एटम। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। सर प्रोडक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट भले 2 मोल बन गया, लेकिन रिएक्टेंट 1 मोल लिया गया। 1 मोल ही है। तो एक हीट ऑफ फॉर्मेशन था जिसमें हम क्या कर रहे थे, जिसमें प्रोडक्ट को 1 मोल बना रहे थे, लेकिन बाकी सभी में देख रहे हो रिएक्टेंट 1 मोल लेना है, बाकी सभी में रिएक्टेंट 1 मोल लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर ए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूल दैट इज एटम इन सॉलिड फेज डेल्टा एच, मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, उसको तुम चाहो तो हीट ऑफ सब्लिमेशन कर सकते हो। हाँ भाई देखो ना, यहाँ पे अगर ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट जो हो जाए सॉलिड फेज में जाए, रिएक्टेंट क्या हो जाए सॉलिड फेज में, देखो ये पॉइंट क्या कर रहा है, जैसे पहला वाला केस में क्या है, इसको ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रहा है और 1 मोल है, क्या इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन बोल दे। यस सर। सब्लिमेशन का भाई तो यही डेफिनेशन था ना कि 1 मोल को, हाँ 1 मोल को क्या करना है, क्या करना है इसी का, अरे तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, 1 मोल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो वो जो हीट होगा हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या लगेगा, क्या कहलाएगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 मोल को एटम में भी ब्रेक कर रहा है, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन ही है। तो यही कर रहा है, अगर मान लो कि कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा ना, सॉलिड फेज में रहेगा, तो वो जो हीट ऑफ एटमाइजेशन होगा उसको हम हीट ऑफ सब्लिमेशन के बराबर कहेंगे, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल है। सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं या गैस में? ये जनरली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, और कुछ फेमस रिएक्शन होंगे वो आपको याद हो जाएगा। सर फिर ऐसे डिफाइन तो नहीं कर सकते ना कि सॉलिड फेज जब होगा तब हम उसको सब्लिमेशन ही बोलेंगे? नहीं, सॉलिड से अगर गैस कन्वर्ट होगा तो हमेशा सब्लिमेशन बोलेंगे, सॉलिड से अगर लिक्विड कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे, सॉलिड से अगर लिक्विड में होगा तो फ्यूजन बोलेंगे। हाँ हाँ, और लिक्विड से गैस में होगा तो वेपराइजेशन। लिखा नहीं हुआ ना सर, यहाँ पे सिर्फ सॉलिड फेज दिया है, यहाँ पे बोला नहीं है कि नहीं ये क्वेश्चन में आपको ये जनरली ना ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, और कुछ फेमस होते हैं एग्जांपल वो आपको नहीं दिए रहेंगे, जैसे हमने वो मीथेन का देखा था, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया, तो उसका क्या तरीका था कि भाई हाँ भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट से ही बना होगा, तो आपको पता है कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। और जनरली जो होगा ना ये मतलब थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, आपको रिएक्शन दे दिया रहेगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत, और जहां पे नहीं दिएगा वो रिएक्शन आसान होते हैं, वो आसान होते हैं। ये तो बस आप जानो कि हाँ भाई सब्लिमेशन होता क्या है। अभी तो बस आपको हम ये बता रहे हैं ना हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है। हीट ऑफ सब्लिमेशन वो होता है जहाँ पे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्ट सॉलिड गैस में हो जाए, तो जो हीट का चेंज होगा उसको बोलेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है
सर। एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा ना, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का हीट ऑफ एटमाइजेशन जो होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन। देखो हमने पढ़ा था ऊपर, हीट ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था। हीट ऑफ डिसोसिएशन भी देख रहे हो, एच देख रहे हो, यहाँ पे भी 1 मोल को ही हम ब्रेक करके उसके, अरे 1 मोल को उससे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर दे रहे थे, तोड़ दे रहे थे बॉन्ड को। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो दो, मतलब क्या हो, डाई एटॉमिक था, अगर कहाँ चले गया, क्या लिखा है, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली बात है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे ये एच और एच को अगर तुम ये गैस के फॉर्म में है मान लीजिए, इसको तुम ब्रेक करेगा तो क्या होगा, 2H गैस के फॉर्म में। तो देखो ये तुम बॉन्ड को तोड़ रहे हो ना, तो इसको हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि नहीं, हीट ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। और इसको अभी हमने पढ़ा कि भाई एटम में तोड़ोगे तो हीट ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि देखिए अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उस जो हीट ऑफ एटमाइजेशन होगा उसको आप चाहो तो बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अरे बोलो डिसोसिएशन एनर्जी क्या बोल सकते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी, हीट ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन एनर्जी, या बॉन्ड को तोड़ रहे तो बॉन्ड डिसोसिएशन बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, यस सर, हो जाएगा ना दोनों में। डिसोसिएशन में भी तो बॉन्ड को तोड़ ही रहे थे, यहाँ भी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, लेकिन क्या इसको, अच्छा इसको बताओ, क्या इसको हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बन गया, क्या इसको डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यहाँ पे कोई बॉन्ड टूटा नहीं ना है, कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है। क्या नीचे वाले को बोल देंगे, हाँ भाई नीचे वाले को तुम बोल सकते हैं, बोल देंगे। क्या इसके नीचे वाले को बोल सकते हैं, हाँ इसको ही बोल सकते हैं। यस सर, जहाँ टूटेगा तो उसको बोल सकते हो, नहीं टूटेगा तो नहीं बोले। फिर यहाँ लिखा फॉर ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स टू फॉर्म गैसियस एटम। हाँ भाई देखो पॉलीएटॉमिक है ना, ये CH4 पॉलीएटॉमिक है, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, देखो सारे कार्बन टूट गए ना, सारे कार्बन हाइड्रोजन नहीं टूट गए। यस सर, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है, पॉलीएटॉमिक के सारा बॉन्ड को तोड़ते हैं, सभी बॉन्ड को तोड़ देना, सभी बॉन्ड को तोड़ दोगे तो वो कहलाएगा हीट ऑफ एटमाइजेशन। उसके अरे यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है। नो सर, अरे बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं? नो सर, बोल रहे हैं ना? नो सर, बहुत बच्चे नहीं बोल रहे हैं। कौन कौन बच्चे जो आज बहुत शांत है? तुम लोग जैसे पिछला क्लास बायो का था, बायो में ज्यादा बोल लियो हो क्या? खुशी, खुशी भी आज शांत है। खुशी अपना बैटरी की ओर चेक कर रही है, कितना बैटरी बचा है कितना नहीं। सर खत्म हो रही है ना, इसीलिए टेंशन हो रही है। 4%। बैटरी सेवर ऑन करो, 4% में तुम्हारा क्लास ओवर खत्म कंप्लीट हो जाएगा। 4% में क्लास उससे तो और होती है। सब बैटरी सेवर ऑन है? यस सर, कर रखा है। हाँ तो हो जाएगा 4% में तुम्हारा, आई होप क्लास कंप्लीट हो जाएगा। देखो एवरेज हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है, तो इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इससे वही बात हो गया। देखो हीट ऑफ डिसोसिएशन और एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन में, अरे हाँ आज के बस ये एक दो छोटे छोटे और डेफिनेशन है, उसको कंप्लीट करके क्लास ओवर करते हैं। ठीक है जुबेर, अंजुम, देखो हीट ऑफ, सर, हाँ सर डायटोमिक में हम एवरेज नहीं लेते ना, लेकिन पॉलीएटॉमिक में लेते हैं। एवरेज लेंगे, हाँ क्योंकि डायटोमिक में दो ही, अरे डायटोमिक क्या था भाई, ये इसको डायटोमिक बोलेंगे, तो एक ही बॉन्ड है ना, तो इसको तोड़ देंगे। अरे एवरेज तब लेते हैं ना जब एक से ज्यादा संख्या हो। क्लास में एक ही बच्चा हो तो उसका एवरेज निकालेंगे क्या कि इस बच्चे का नंबर 50 है, मान लो एक क्लास में एक स्टूडेंट है और उसका नंबर 30 है, तो हम मार्क्स का एवरेज निकाल सकते हैं क्या? मार्क्स का एवरेज तो तब निकालेंगे ना कि जब संख्या एक से ज्यादा होता है। तो एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन तब निकालेंगे ना जब क्या हो, पॉलीएटॉमिक हो। क्या हो, पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक जैसे ये देखो CH4 है, यहाँ पे ध्यान है, इसे समझ में आ जाएगा। CH4 है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले एक हाइड्रोजन को तुम तोड़ोगे, फिर दूसरा हाइड्रोजन को तोड़ोगे, देखो CH3 और एक बना, फिर CH2, फिर तीसरा हाइड्रोजन को तुम तोड़ोगे, फिर आखिरी हाइड्रोजन को तोड़ोगे। बोलो होगा कि नहीं?
और सारे Yes, का yes, sir. इसका जो पहला हाइड्रोजन को तुम तोड़े तो इसका आया डेल्टा H1, दूसरा का आया डेल्टा H2, तीसरा H3 H4। और ये क्या लिख रहा है कि सभी जो चेंज इन हीट होगा ना ये इक्वल नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। मतलब जो भी तुम्हारे देखो पहला हाइड्रोजन को तुम तोड़ रहे हो ना, फिर दूसरा तीसरा चौथा, तो जो हीट का चेंज होगा ना वो सभी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो पहला जो हीट का चेंज है वो दूसरे के बराबर नहीं है, दूसरा तीसरे के बराबर नहीं है, और तीसरा चौथे के बराबर नहीं है, सारे हीट अलग अलग है। तो इस केस में आपको अगर कोई बोलेगा डिसोसिएशन का हीट बताओ, हीट ऑफ डिसोसिएशन बताओ, तो वो कैसे बताओगे, सबका तो अलग अलग है। Yes, sir. ठीक है, तो एनर्जी अलग अलग है ना, तो उस केस में क्या करना, तुम सभी एनर्जी को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो, सभी एनर्जी को ऐड करके 4 से डिवाइड कर लो, मतलब एवरेज निकालो। एवरेज को ये मीन बोलते हैं ना। Yes, sir. एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अगर पॉली एटॉमिक रहता है ना, तो पॉली एटॉमिक का सभी बॉन्ड मतलब पहला बॉन्ड मान लो जल्दी टूटेगा, सेकेंड बॉन्ड और ज्यादा एनर्जी देना होगा, थर्ड को तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी देना होगा, तो सभी अलग अलग एनर्जी का चेंज हो रहा है। तो उस केस में आप एवरेज निकाल लो, क्या करो एवरेज निकाल लो, तो जो एवरेज निकालोगे ना तो वही वो कहलाएगा आपका एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन। और ये देख रहे हो ये ए लिखा हुआ है, ए फॉर एवरेज, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो ये था एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन। एवरेज हीट देखो, हीट ऑफ डिसोसिएशन कब लगाएंगे, जब तुम्हारा मतलब 2 ही एटम, लेकिन पॉली एटॉमिक में क्या होगा, वो हीट ऑफ डिसोसिएशन लगाओगे तो कोई काम का होगा नहीं, क्योंकि सारे बॉन्ड अलग अलग एनर्जी के साथ टूटेंगे, किसी में ज्यादा देना होगा, किसी में कम देना होगा एनर्जी आपको, एनर्जी मतलब हीट। तो उस केस में क्या करोगे, आप सारे एनर्जी को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद में है क्या है, कितने टॉपिक बच रहे हैं देख लेते हैं, और 1 2 3 ही है बस 2 3 ही है, खत्म ही है। अरे ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको निपटा देते, 2 3 ही तो है। देखो हीट ऑफ लैटिस क्या होता है, देखो 1 मोल, देखो यहाँ भी देखो अभी तक जितना भी ले रहे हैं ना, जितना भी ले रहे हैं ना उसका 1 मोल ले रहे हैं। अच्छा क्या हुआ भाई, रहने दीजिए क्या आज की क्लास। यस सर किसी को पढ़ने का मन नहीं है। Yes, sir. क्या सर बहुत लेंथी हो गया आज। अच्छा लेजी हो गया, चलो ठीक है फिर रहने देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो फिर रहने देते हैं, रुको अटेंडेंस भी लेना है, अटेंडेंस ले लेते हैं। तो कल की क्लास, कल तो तुम्हारी क्लास